नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आज आप सबको लगभग जो है कि 1200-1250 प्रश्नों की श्रृंखला की ओर हम सब बढ़ चले हैं, ठीक ना। तो एकदम शानदार तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखिए। आशा उम्मीद यही करता हूं कि आप सबको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। तो एक बार सभी को गुड मॉर्निंग। आलोक राय जी, माही यदुवंशी जी, सभी लोगों को, ठीक है ना बच्चा, आपको जो है कि वर्मा जी, सभी को गुड मॉर्निंग। और शानदार तरीके से आशा उम्मीद करता हूं कि आप लोग क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। देखिए भैया, समीक्षा अधिकारी बनना है, ठीक ना। यदि पढ़ने आए हैं तो आपको समय देना पड़ेगा। ये सोचेंगे कि सफलता का कोई शॉर्टकट फार्मूला सर जी बता दे, मेरे पास तो नहीं है। बाकी बहुत से लोग होंगे जहां पे आपको सफलता के फार्मूले बताए जाते होंगे शॉर्टकट में, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, खूब पढ़ सकते हैं, ठीक ना। तो मैं तो बताऊंगा, जैसे बताता हूं, जैसे ही आपको चीजों को सिखाता हूं उसी रूप में बताऊंगा, चाहे आप अन्यथा लो या पढ़ लो, ठीक। चलिए आइए शानदार तरीके से हम सब प्रश्नों को करते हैं। यह हमारी संस्था की ओर से कुछ महत्वपूर्ण कोर्स आपको लॉन्च है, जिसमें आपको हिंदी इंडिविजुअल जो है कि 6वीं श्रृंखला चल रही है, मात्र 999 रुपए में। यूपी टेट 999 रुपए में आपको संपूर्ण क्लास मिल जाएगा। साथ ही साथ सुपर टेट 1999 रुपए में, आपको आरओ का 499 रुपए, एसएससी जीडी 699 में, वीडियो मॉक टेस्ट 249 रुपए में। तो ये सारी श्रृंखलाएं आपको मिलेंगी। और यदि किसी तरह की कोई भी समस्या आपको आती है तो आप 7007734525 पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का निराकरण भी कर सकते हैं। तो एकदम शानदार तरीके से श्रृंखला के साथ जोड़ने के लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। देखिए, सूची 1, चूंकि आरओ, पीसीएस, आईएएस, यूपीएससी में कूट के प्रश्नों और कथन और कारण के प्रश्नों से सामना आपका जबरदस्त तरीके से होगा। इन प्रश्नों को आप तभी कर सकते हैं जब तक आपको विधिवत ज्ञान रहेगा, वरना आधे अधूरे ज्ञान से आप परीक्षाओं को क्वालिफाई नहीं कर सकते। ये वही इसी तरह सत्य है जिस तरह सूरज पूरब में उगता है, ठीक ना। तो इसके लिए आपको ज्ञान में अभिवृद्धि के लिए पढ़ना होगा, जानना होगा, तभी आप कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोग लेप्चा। लेपवा नहीं बेटा, लेप्चा है। ये लेप्चा जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। भील ये आपको कहां पाई जाती है तो राजस्थान में, संथाल झारखंड में और राजे उत्तराखंड में। तो इस तरीके से आप प्रश्नों को करोगे तो देखोगे कि पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला, यानी 4 3 2 1, 4 3 2 1। ऑप्शन संख्या 2 इज योर राइट आंसर, ठीक ना। ये लेफ्ट हैंडर नहीं है, इसीलिए मैं उधर भागता हूं, ठीक ना। ये आपको जो है बिल्कुल सही जवाब आपको क्या होगा तो 4 3 2 1। नेक्स्ट, भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कहवा, ठीक ना। ये आपको कहवा विश्व में कौन सा है बताइए तो? विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक, तब बताइएगा ब्राजील, ठीक ना। तब तक आप जवाब देते रहिए। यहां पे मैं बता देना चाहता हूं कि ब्राजील में कहवा के बागान को फेजेंडा कहते हैं। ब्राजील में कहवा बागान को क्या कहते हैं तो फेजेंडा के नाम से आपको कहवा बागान को जाना जाता है। अब विश्व की कहवा मंडी किसे कहते हैं? विश्व की कहवा मंडी ये बता दीजिएगा। और विश्व का कहवा पत्तन किसे कहते हैं? कहवा पत्तन या बंदरगाह पत्तन किसे कहते हैं? सेंटोस नाम सुने हैं? सेंटोस को कहवा पत्तन कहते हैं। और साओ पालो को आपको क्या कहते हैं? विश्व की कहवा मंडी। भारत में कर्नाटक कहवा के उत्पादन में पहले स्थान पर है।
तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है और केरल तीसरे स्थान पर है। ठीक ना, तो इस तरह से आप याद कर लीजिए। आशा उम्मीद करता हूं कि आप सबको सभी प्रश्न शानदार तरीके से समझ में आपके परीक्षाओं के लिए आ रहे होंगे। तो आप बिल्कुल प्रश्नों के श्रृंखला को शानदार तरीके से करने के लिए जारी रखें। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आएंगे। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है। ये अभी बीपीएससी में 67वीं बीपीएससी 67वीं में ये प्रश्न पूछा था। ठीक ना, 67वीं बीपीएससी में कि भारत में थोरियम का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है। तो ये याद रखिएगा, भारत में सर्वाधिक थोरियम पाया जाता है और आपको केरल थोरियम के उत्पादन में, केरल थोरियम के उत्पादन में प्रथम है, उत्पादन में प्रथम स्थान पर आपको है, प्रथम। ठीक ना, ये याद रखिएगा। थोरियम आपको मिलता कहां है, तो ये मोनाजाइट बालू में पाया जाता है। किसमें? मोनाजाइट, मोनाजाइट बालू में पाया जाता है, पाया जाता है। समझ में आ रहा है ना, ये मोनाजाइट बालू में पाया जाता है। तो इस तरह से थोरियम के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है, विश्व में प्रथम है। ठीक, तो ये बात भी आप याद करते चलिएगा, देखते चलिएगा। ये इसके बाहर मुझे तो नहीं लगता कि चीजें पूछता है। ठीक ना, तो आपको करना आपको है बाबू। आप जितना करोगे, जितना ज्यादा से ज्यादा करोगे, उतनी चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। ठीक, देख रहा हूं आप सबको केवल बातें मस्ती कर रहे हैं, पढ़ लीजिए भाई। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बेटा, पूछा है। बालको, रायपुर, हिंडाल्को, ये बेटा हिंडाल्को पिपरी में नहीं है, ये रेणुकूट में है, रेणुकूट यूपी में। ठीक ना, यूपी। ये रायगढ़ कहां है, तो छत्तीसगढ़ में है, रायपुर छत्तीसगढ़ में है। भुवनेश्वर उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। और HCL ये आपको जो है कि खत्री ना बेटा, ये खत्री नहीं, ये खत्री आपको यहां जो लिखा है ये गलत है, ये खेतड़ी होना चाहिए। ठीक ना, ये क्या होना चाहिए, खेतड़ी। और खेतड़ी, खेतड़ी कहां है, तो ये राजस्थान में है, राजस्थान में खेतड़ी है, खत्री नहीं। और HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, कॉपर लिमिटेड, ये याद रखिएगा। ये कहां है, तो खेतड़ी राजस्थान में है। ठीक, तो इस तरीके से आप जो है प्रश्न कौन सा करेंगे, तो ये आप ये पिपरी रेणुकूट कर लीजिएगा, ये गलत है। ठीक ना, खत्री या खेतड़ी, यहां पे खत्री या खेतड़ी ऐसे कर लेना ना, तो ये आपको सही रहेगा। सही है, समझ में आ रहा है? हाथ उठाइए सभी लोग, एक बार हाथ उठाइएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए निम्नलिखित, देखिए कितनी बार से प्रश्न आपको करा रहा हूं, हर बार आपको आरों में प्रश्न वही आ रहे हैं जो नदियों के तटों पर स्थित शहर के नाम आप सबको याद होना चाहिए, चाहे भारत चाहे विश्व पूछ ले। तो ये बर्लिन आपको जो है स्प्री नदी के तट पर है, लाहौर रावी नदी के तट पर है, न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर है, रोम टाइबर नदी के तट पर है। इस तरीके से पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। तो 4 3 2 1, ऑप्शन संख्या 2 इज योर राइट आंसर। ठीक ना, 2 विकल्प बच्चा बिल्कुल सही करिएगा। वाशिंगटन किस नदी के तट पर है, ये कोई बताएगा? ये मैं देखना चाहता हूं कि वाशिंगटन किस नदी के तट पर है, ये कोई बता दे। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली कहां कहते हैं, किसको कहते हैं? तो जहां चिप बनता है, चिप। ठीक ना, चिप प्लस कंप्यूटर का काम आपको ज्यादा होता है।
जहां हो तो उसे ही हम सिलिकॉन वैली कहते हैं। और सिलिकॉन वैली कहां है? तो ये कैलिफोर्निया में है, कैलिफोर्निया में, ठीक ना। भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? भारत का सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली तब बेंगलुरु को बोलते हैं, याद रखिएगा। बेंगलुरु, बेंगलुरु जो है ये भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित आपको 42वां संविधान संशोधन है, ठीक ना। ये मौलिक कर्तव्य, इससे डीएनए कर लो। ये रूस के संविधान, रूस से लिया गया है, रूस से लिया गया है, ठीक ना। ये आपको 42वें संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर, की सिफारिश पर ये कहां है? तो भाग 4 का अनुच्छेद 51 का में, 51 का में, ठीक ना। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज आर 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो इस तरह से 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। तो इस तरीके से आप सब स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे लागू किया गया। प्रारंभ में 10 थे, वर्तमान में आपको 11वां मौलिक कर्तव्य ये भी पूछता है कब शामिल किया गया, तब बताइएगा 86वां संविधान संशोधन आपको 2002, ये याद रख लेना, ठीक ना। 86वां संविधान संशोधन 2002। नेक्स्ट देखिए, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में है? ये शुल्क और कर लगाने का 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, तब आप इस प्रश्न का जवाब क्या देंगे? तो इस प्रश्न का केंद्र और राज्यों को कर लगाने का अधिकार जो है ये आपको किस में दिया गया है? तब आप बताएगा 7वीं अनुसूची में आपको जो है राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची की बात की गई है, ठीक ना। ये याद रखिएगा, ठीक। तो ये कर लगाने की बात जो है केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध में आपको जो है यहीं पे और 3 प्रकार की सूची, संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक ना, समवर्ती सूची। ये इसी में आपको कर और की बातें की गई है। ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक ना, ऑस्ट्रेलिया से आपको ये लिया गया है, ये बात आप याद रखो। चलिए नेक्स्ट, ये अपनी हिंदी मात्र 299 रुपए में अपनी हिंदी आपको मिल जाएगी। तो अपनी हिंदी और साथ ही साथ वीडियो बुक जो है ये 199 रुपए में वीडियो में आपको जो है कि विगत वर्ष में आए हुए प्रश्न है प्लस प्रैक्टिस सेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जा रहा है। तो ये शानदार तरीके से 199 रुपए में आपको ये पुस्तक मिल जाएगी। साथ ही साथ पेट कम्बो की बुक भी आपको 350 रुपए में उपलब्ध है, ठीक ना। और पेट इंडिविजुअल बुक चाहते हैं सिर्फ पेट की, तो आपको जो है कि कम्बो में प्रैक्टिस सेट भी है, ठीक ना। ये बुक प्लस प्रैक्टिस सेट है। आरओ की बुक जो है 175 रुपए में आपको मिल जाएगी। लेखपाल की कम्बो बुक 4 किताबें हैं और 300 रुपए में आपको उपलब्ध है। तो इस तरीके से बेहतर तरीके से आप पढ़ने के लिए किताबें मंगा सकते हैं, शानदार तरीके से अपनी तैयारी जारी कर सकते हैं, ठीक। तो एक बार सभी को शानदार तरीके से लाइक, शेयर और लाइक करने के लिए धन्यवाद। यदि किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो 7007734525 पर आप संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ हुआ। ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये अटल जी की सरकार थी, ठीक ना।
तो ये 1995, 99 या आपको 2001 में, तो ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अप्रैल 1999 ईस्वी में आपको अटल जी सरकार के समय में इसमें 6 योजनाओं का विलय किया गया था। 6 योजनाओं का विलय कर चालू किया गया। इसी में आपको जो है ट्राइसेम से लेकर आपको जो है कि ट्राइसेम डी PWD ऐसे करके आपको जो है कि कुल 6 योजनाओं का विलय करके आपको जो है प्रधानमंत्री स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चालू किया गया। निकट दृष्टि दोष ये एक ट्रिक है बेटा, एक सामान्य सा ट्रिक है और आप सबकी परीक्षाओं के लिए नाडू, ये मैंने कई बार बताया है, ठीक ना। यहां पे न से निकट याद कर लेना, निकट दृष्टि दोष, ठीक ना, दृष्टि दोष, और अ से अवतल लेंस, अवतल लेंस, और द से दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और उसे उत्तल लेंस, उत्तल लेंस ये याद रखिएगा। दूर दृष्टि दोष आपको जो है उत्तल लेंस आपको प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा प्रयोग होगा, तो ये बता दीजिएगा कि अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष में किया जाता है, ठीक ना। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस नाडू के रूप में हम इसे याद कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि एकदम शानदार तरीके से आप सबको याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। ये सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करना है। एक तरफ आपको रेडियो समस्थानिक है और दूसरे तरफ उनका निदान है। तो कोबाल्ट का प्रयोग कैंसर में करते हैं, ये याद रख लीजिएगा। कोबाल्ट का प्रयोग कैंसर में करते हैं। अब देखिए दूसरे का चौथा कहां है, एक से ही मिल गया दूसरे का चौथा, ठीक ना। बाकी की चीजें आपको जो है आर्सेनिक का उपयोग ट्यूमर की बीमारी की जांच में किया जाता है। आपको जो है कि सोडियम आयोडीन का प्रयोग थायराइड ग्रंथि की सक्रियता की जांच के लिए किया जाता है। और सोडियम 24 या आपको रक्त व्यतिक्रम या आपको जो है कि उसको क्या कहते हैं ब्लड कैंसर को सही करने में आपको किया जाता है। तो इस तरीके से ऑप्शन संख्या 3 इज योर राइट आंसर, ठीक ना। 3 विकल्प आपको बिल्कुल सही दिया गया है। आप शानदार तरीके से प्रश्नों को कर सकते हैं, गलतियों से बचिएगा और उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। मां और शिशु के बीच गले लगाना या चूमना निम्नलिखित में से किस हार्मोन के कारण आपको प्रेरित करता है? इंसुलिन करता है या आपको नार्जेडिलानिन करता है या कोदिपिक हार्मोन करता है या ऑक्सीटोसिन? तो बताइएगा कि आपको जो है कि किसी को भी आपको मां और शिशु के बीच या आपको जो है कि ये सब चीजों के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो ऑक्सीटोसिन एक उत्तेजक हार्मोन होता है। ऑक्सीटोसिन का प्रयोग जो है ये पशुओं, जब आप देखते होंगे गैया या भैंसी जब मर जाती है तो उसको दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन का ही इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक ना। ऑक्सीटोसिन के कारण है पर्यावरण से गिद्ध जो गायब हुए हैं, ये ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन के कारण है, इंजेक्शन लगाने के कारण है ये गिद्ध गायब होने के आपको यही जिम्मेदार है, ठीक ना। तो ऑक्सीटोसिन एक उत्प्रेरक हार्मोन के रूप में काम करता है। नेक्स्ट ये देखिए रेटिनॉल, ये विटामिन ए का आपको रासायनिक नाम है। और रेटिनॉल किसके लिए आपको है? तो नेत्र सूख कर लाल हो जाना, ये आपको रेटिनॉल के कारण है। अब ऑप्शन 2 आपको आया टोकोफेराल। ये टोकोफेराल बेटा किसे कहते हैं? तो विटामिन ई, ये पेन चेंज कर लो, विटामिन ई जो है इसे टोकोफेराल कहते हैं। और इससे बंधता या आप कह सकते हैं कि संतान उत्पन्न करने की क्षमता, जो बांझपन, इसे बंधता या बांझपन, ठीक ना,
बांझपन के लिए आपको ये जिम्मेदार होता है। साइनोकोबालामिन ये आपको किसे कहा जाता है, तो B12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं। और B12 आपको किसके लिए B12 आपको जिम्मेदार होता है, तब आप बताइएगा कि साइनोकोबालामिन मानसिक व्याधि के लिए, और पैराडॉक्सिन आपको B6 पैराडॉक्सिन कहते हैं, और ये किसके लिए जिम्मेदार है, तो ये। तो इस तरीके से आप पहले का तीसरा आया ना, दूसरे का चौथा, ये यहां, फिर ये ऑप्शन, ठीक ना। आपको 4 आंसर इज योर राइट आंसर, ठीक ना। 4 विकल्प आपको बिल्कुल सही है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कश्मीर घाटी में, शांत घाटी में, फूलों की घाटी में, सुरमा घाटी में। तो ये कश्मीर की घाटी कश्मीर में है, सबको पता है। आपको फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, और शांत घाटी बेटा ये केरल में है। और शांत घाटी में ही सर्वाधिक जैव विविधता आपको पाई जाती है, ठीक ना। सर्वाधिक भारत में जैव विविधता कहां पाई जाती है, तो आपको शांत घाटी में। वैसे विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता का स्थल कौन सा है, सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है, तो महासागरों में, ठीक ना। महासागरों में सर्वाधिक जैव विविधता आपको पाई जाती है। जब पूछे कि किस देश में सर्वाधिक, किस देश में, तो ब्राजील में। आपको किस वन में, तो अमेजन वन में, अमेजन वर्षा वन में, ठीक ना। आपको जो है कि जैव विविधता की दृष्टि से देखेंगे तो जैव विविधता दिवस, कोई बताएगा जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, जैव विविधता दिवस, ये आपको कई बार प्रश्न पूछा है। ये आपको 22 मई को मनाया जाता है, ठीक ना। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस के रूप में हम सब मनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है, तो वो कोई और नहीं, आपको जो है सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र, और यहीं पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्या होती है, सर्वाधिक जैव विविधता आपको पाई जाती है। ये बात आप याद रखिएगा, सर्वाधिक जैव विविधता का केंद्र बिंदु आपको यही है, ठीक। तो इस तरीके से आप शाम एकदम जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी जारी रखिए। आशा उम्मीद करता हूं कि चीजें बेहतर होगी, ठीक। तो एक शानदार श्रृंखला के लिए, जबरदस्त तरीके से जोड़ने के लिए आप सबके लिए निम्नलिखित 4 स्थानों में से बौद्ध संगति का सही आपको बताइएगा। तो प्रथम बौद्ध संगति आपको कहां हुआ था, राजगृह में। यहां पे चतुर्थ बौद्ध संगति आपको हुआ था पाटलिपुत्र में, तृतीय बौद्ध संगति, तृतीय, ठीक ना। और यहां पर वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति। ये सब आप वर्ष भी याद कर लो, 483 बीसी में, 383 बीसी में आपको चतुर्थ जो था ये 78 एडी में, और ये लगभग आपको जो है 256 से 251 बीसी में। तो ये सब बातें आप इस तरह से दूसरे के बाद पहला, पहले के बाद चौथा, यानी ऑप्शन संख्या 4 इज योर राइट आंसर, ठीक ना। 4 बिल्कुल विकल्प आप सबके लिए सही है। उम्मीद करता हूं कि आपको कोई भी दिक्कत इस तरह के प्रश्नों को हल करने में नहीं आएगी, नहीं ना है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिए नेक्स्ट देखिए, हिंदी इंडिविजुअल बाय नितिन सर, शानदार तरीके से आपको नितिन सर के द्वारा पढ़ाया गया है मात्र 999 रुपए में। और हिंदी के बादशाह, ये हिंदी के बादशाह कहे जाते हैं, और आप इनसे हिंदी से संबंधित कोई भी प्रश्न, किसी भी तरह की चीजें आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक ना। तो एकदम जबरदस्त तरीके से आपको नितिन सर के द्वारा
हिंदी इंडिविजुअल की बैच शानदार तरीके से पढ़ाया गया है। आप इसे बहुत ही कम प्राइस में 999 रुपए में परचेज कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्वनाथ से संबंध है? ठीक ना, ये पार्श्वनाथ कौन थे? तो 23वें जैन तीर्थंकर थे। 23वें जैन तीर्थंकर थे। इनका जन्म जो था, ये जन्म कहां हुआ था? तो जन्म काशी में हुआ था। इनके पिता जो थे अश्वसेन थे, अश्वसेन, और माता जो थी प्रभावती, सॉरी माता वामादेवी, वामादेवी, और पत्नी प्रभावती थी, प्रभावती, ठीक ना, प्रभावती, ये याद रखिएगा। और प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर भी थे, प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर। इनका प्रतीक चिन्ह जो था सर्प था, प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प था। और लगभग 83 दिनों की घोर तपस्या के उपरांत 84वें दिन सम्मेद शिखर पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये सम्मेद शिखर कहाँ है? तो ये झारखंड के हजारीबाग जिले में आपको है। लगभग 8 जैनाचार्यों को सम्मेद शिखर पर ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मिलिंद पुनः, राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद है। मिलिंद पुनः, इसका शाब्दिक अर्थ जो है, शाब्दिक अर्थ बेटा, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मिलिंद के प्रश्न, ठीक ना, मिलिंद के प्रश्न। ये आपको नागसेन, आपको जो है नागसेन, बौद्ध भिक्षु नागसेन, और आपको जो है कि मिलिंद, राजा मिलिंद के बीच, इसे मिलिंद को ही मिंडार भी कहते हैं, ठीक ना, मिंडार के बीच के प्रश्नों का आपको संकलन है, जिसमें आपको जन्म, मरण, इहलोक, परलोक, ये सारी बातें आपको यहीं पे चर्चा की गई है। आप नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहते हैं। ये भारत का आइंस्टीन है, भारत का आइंस्टीन इन्हें कहा जाता है, नागार्जुन को। और माध्यमिकावाद या शून्यवाद के प्रवर्तक कहते हैं, शून्यवाद या माध्यमिकावाद, वाद के प्रवर्तक, ठीक ना। तो ये बातें भी आप सब याद रखिए, शून्यवाद या माध्यमिकावाद के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, यानी प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? कनिष्क के द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त द्वारा या समुद्रगुप्त द्वारा? तो यहां पे चंद्रगुप्त मौर्य लिखना चाहिए, ठीक ना, ये याद रखना चाहिए, चंद्रगुप्त मौर्य, ये याद रखिए, चंद्रगुप्त मौर्य। ये यहां पर आपको जो है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा आपको जो है ये स्थापित किया गया था, ये याद रखिएगा शानदार तरीके से, चंद्रगुप्त मौर्य होना चाहिए, यहां पे चंद्रगुप्त द्वारा सिर्फ नहीं, ठीक ना, चंद्रगुप्त मौर्य। ये इसने आपको जो है कि घनानंद की हत्या कर, घनानंद के हत्या कर मौर्य वंश की नींव रखी, मौर्य वंश की नींव रखी। इसका अमात्य जो था, अमात्य चाणक्य थे। कौन थे? अमात्य चाणक्य थे, ठीक ना। ये बातें आप याद रखिएगा। ये आपको चंद्रगुप्त मौर्य पहला ऐसा शासक था जिसने आपको प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया। ये जैन मत का अनुयायी था, जैन मत का अनुयायी, इसे सेंड्रोकोट्स या एंड्रोकोट्स कहते हैं, सेंड्रोकोट्स या एंड्रोकोट्स,
इसे कहा जाता है, ठीक ना। तो ये सभी बातें आप सब याद रखते चलिए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं आपको है? अजंता, कार्ले, कन्हेरी या राजगृह? तो इसमें से आप बताइएगा कन्हेरी। कन्हेरी ये आपको जो है, कन्हेरी में ही आपको 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं आपको है। कन्हेरी है कहां? तो ये मध्य प्रदेश, सॉरी महाराष्ट्र के नासिक में है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में आपको स्थित है। यहीं पे 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं, ठीक ना। तो एकदम आशा उम्मीद करते हैं कि चीजें आप सबको बेहतर तरीके से समझ में आ रही हैं। आ रही है ना? सही बताइएगा एक बार। तो क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किन अभिलेखों में मिलता है? समुद्रगुप्त, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन, इसे भारत का नेपोलियन किसने कहा? तो विसेंट आर्थर स्मिथ ने। विसेंट आर्थर स्मिथ द्वारा इसे भारत का नेपोलियन कहा गया। ये तो सबको पता है, ठीक ना। इसके उल्लेख कहां किया गया है? तो प्रयाग प्रशस्ति में या प्रयाग प्रशस्ति में आपको इसके विजयों का उल्लेख किया गया है। ये आपको कहां है? तो ये किसने लिखा? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? आप सब में से किसी को पता है? प्रयाग प्रशस्ति, ठीक ना। ये प्रयाग प्रशस्ति किसने की? ये जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप सब। और ये आपको संस्कृत भाषा में लिखा गया है। भाषा में इसकी शैली जो है बेटा, शैली चंपू शैली में है। चंपू शैली में आपको, चंपू शैली यानी पद और गद दोनों में, ठीक ना, ये लिखा गया है। और प्रयाग प्रशस्ति, ये प्रयाग प्रशस्ति, ठीक ना। तो प्रयाग प्रशस्ति में इस बात का जिक्र किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगले प्रश्न को करते हैं। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक था, या महमूद गजनवी था, या मोहम्मद बिन कासिम था, या मोहम्मद गोरी था? तो प्रथम आक्रमण ये मोहम्मद बिन कासिम। जब पूछे कि प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे, तो अरब जो थे, ये कहां का था? तो अरब का था। और इसने आक्रमण किया 712 ईस्वी में, और ये हज्जाज का सेनापति था। सेनापति किसका था? सेनापति था किसका? हज्जाज का। हज्जाज का ये आपको सेनापति हुआ करता था। और इसने सर्वप्रथम जजिया कर लगाया। सिंध पर विजय प्राप्त की। और उस समय सिंध का शासक कौन था? दाहिद। सिंध का शासक कौन था? हिंदू शाही राजवंश का शासक दाहिद। कहीं कहीं दाहिर लिखा है, दाहिद। ये आपको शासक हुआ करता था, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक ना। ये भारत पर पहला, मध्यकालीन भारत पर प्रथम आक्रमण अरबों का हुआ, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करिए तथा नीचे दिए गए सूचियों को मिलान करिए। देखिए ये आदिल शाही वंश, ये बीजापुर का आदिल शाही वंश है। यहां पे आपको 2 मिल गया।
कुतुब शाही, गोलकुंडा का कुतुब शाही वंश है, यानी तीसरा मिल गया। निजाम शाही अहमदनगर का, और सरके जौन शाही। तो इस तरीके से आप देखोगे तो तीसरे का पहला यानी ऑप्शन संख्या 4 इज योर राइट आंसर, ठीक ना। ये 4 जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हुआ, ठीक। तो एक बार क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए आप सब, ठीक ना। तो एकदम आशा उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। देखिए, कबीर शिष्य थे। कबीर शिष्य किसके थे? चैतन्य के थे, चैतन्य महाप्रभु के थे, या आपको जो थे रामानंद के थे, या रामानुजाचार्य के थे, या तुकाराम के थे, ठीक ना। तब बताइएगा, रामानंद के शिष्य आपको कबीर थे। रामानंद के कुल 12 शिष्य थे, 12 शिष्य हुए। रामानंद को ही दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन शुरू करने का श्रेय इन्हें ही जाता है, ये याद रखिए, ठीक ना। इन्हें ही आपको श्रेय जाता है, ये बात आप सब याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, नितिन सर हैंड रिटेन नोट्स, ई बुक्स आपको शानदार तरीके से, चाहे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक, सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय राज व्यवस्था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कुछ भी आप देखो तो एकदम जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ाया गया है। तो ये नितिन सर के ये वही नोट्स हैं जो उन्होंने यूट्यूब पर आपको जो है कॉपी रख के पढ़ाया है ना। आप सब क्लास खुद देखते होंगे, तो जो यूट्यूब पे आप क्लास देखते हैं वही क्लास आपको नितिन सर के द्वारा ये पढ़ाया गया है, ठीक। तो आप इसे जरूर से परचेज करिए और अपने पढ़ाई को में थोड़ा सा धारपन यानी नुकीला बनाइए, सरस बनाइए। नेक्स्ट, सिर ए अकबर के लेखक कौन है? तो आपको अबुल फजल अकबरनामा के रचना आपको अबुल फजल के द्वारा किया गया। सिर ए अकबर आपको दारा सिकोह के द्वारा लिखा गया है। सिर ए अकबर था क्या? तो 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद ये आपको जो है कि किसके द्वारा? दारा सिकोह के द्वारा किया गया था। बनारस के कुछ विद्वानों के साथ, पंडितों के साथ मिलकर दारा सिकोह ने 52 उपनिषदों का अनुवाद सिर ए अकबर के नाम से फारसी भाषा में किया था। नेक्स्ट, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वार सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? यानी नांदेड़ में किस आपको जो है कि सिख गुरु के समाधि स्थित है? नांदेड़। तब बताइएगा, नांदेड़ गुरु गोविंद सिंह के समाधि है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म आपको जो है पटना साहिब में हुआ था। इनका जन्म कहां हुआ था? तो जन्म आपको जो है पटना में हुआ था। साहिब में इनका गुरु गोविंद सिंह का जन्म था और इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ की स्थापना गुरु ग्रंथ साहिब को आदि गुरु घोषित किया। गुरु ग्रंथ साहिब को अंतिम गुरु घोषित किए। ये सिखों के 10वें गुरु थे। क्या थे? सिखों के 10वें गुरु आपको गुरु गोविंद सिंह थे। इन्होंने 5 क केस, कंघा, कड़ा, कृपाण ये धारण करने के लिए 5 क धारण करने की सुझाव दिया। धारण करने का सुझाव इन्हीं के द्वारा आपको दिया गया। ये 5 क क्या था? तो केस, कंघा, कड़ा, कृपाण और कच्छ
ये चीजें, 5 चीजें धारण करने का सुझाव जो है ये किसके द्वारा दिया गया? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा धारण किया गया। और इसी के तहत कृपाण जो है आपको आर्टिकल 25 के तहत सिखों को कृपाण धारण करने के धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये पॉलिटिकल साइंस से भी आप इसे जोड़ सकते हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था। मिर्जा गालिब, ये इसका मिर्जा गालिब जो था, इसका जन्म इसका आगरा में हुआ था और इसकी मृत्यु जो है नई दिल्ली में या दिल्ली में आपको इसकी मृत्यु हुई थी। और मिर्जा गालिब 1857 की क्रांति का प्रत्यक्षदर्शी था, प्रत्यक्षदर्शी गवाह ये आपको मिर्जा गालिब थे। इनका मूल निवास कहां था? तो आगरा में इनका मूल निवास हुआ करता था। ठीक ना। अब यहीं से इनकी रचना दीवान ए गालिब है। इनकी रचना क्या है? तो दीवान ए गालिब, दीवान ए गालिब, दीवान ए गालिब मिर्जा गालिब के आपको सेजो शायरी के मामले में मिर्जा गालिब का कोई जवाब नहीं। ठीक ना। तो सेजो शायरी खूब मिर्जा गालिब साहब किया करते थे। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए सूचियों का मिलान करके आपको सही आंसर देना है। देखिए, लेप्चा सिक्किम में पाई जाती है, भील आपको मध्य प्रदेश में है, संथाल आपको झारखंड में है, जौनसारी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में भी है। ठीक ना। उत्तर प्रदेश, भील आपको जो है राजस्थान में भी है और राजस्थान में भी है। ठीक, ये और झारखंड में भी, संथाल झारखंड में भी है। तो ये आपको लेप्चा लेकिन आपको यही पाई जाती है। तो इस तरीके से पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा, चौथे का चौथा। तो ऑप्शन 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन संख्या 2 इज योर राइट आंसर। 2 जो है ये बिल्कुल सही विकल्प है। सबका सही है ना? आप सब में से किसी का गलत तो नहीं हो रहा है? किसी का नहीं? तो चलिए, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। आप सब इसी तरह अपनी तैयारी निरंतर रूप से जारी रखिए। आशा उम्मीद करते हैं कि कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत आप सबको नहीं आएगी। अगले प्रश्न को देखते हैं। ये भारत का सुदूर दक्षिणी क्षेत्र, ये सुदूर दक्षिणी क्षेत्र का न्यूनतम बिंदु। अब देखो, ये यहां पे ऐसे कर सकते हो, ये उत्तर है, दक्षिण, ठीक ना, पूरब और पश्चिम, पूरब पश्चिम यही आपको है। सबसे ऊपर का जो अंतिम बिंदु है बेटा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इंदिरा कॉल। और सबसे नीचे जो है ये अंडमान निकोबार के पास यहीं पे है इंदिरा पॉइंट। 2004 के सुनामी में डूब भी गया है। इधर जो है किबुथु, ये अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, ठीक ना, प्रदेश में है। और ये इंदिरा कॉल जो है लद्दाख में है, लद्दाख में। और पश्चिम में आपको जो है गौर माता, गौर माता ये गुजरात में है। तो इस तरह से आप देखोगे तो आपको क्या है? तो इंदिरा पॉइंट भारत का सुदूरवर्ती दक्षिणी क्षेत्र माना जाता है। जबकि भारतीय क्षेत्र से सटा सबसे अंतिम बिंदु क्या माना जाता है? तो कन्याकुमारी को, ठीक ना। कन्याकुमारी भारतीय क्षेत्र से सटा सबसे अंतिम बिंदु माना जाता है। ये बात भी याद रखे रही। नेक्स्ट, पंजशीर घाटी ये कहां स्थित है? पंजशीर घाटी, ठीक ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पंजशीर घाटी मिस्र में, ईरान में, अफगानिस्तान में या तुर्कमेनिस्तान में, सॉरी तुर्की में। तो ये पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में बेटा आपको स्थित है। कहां पे?
अफगानिस्तान में पंजशीर घाटी स्थित है। तो इस तरीके से आप सबने आज शानदार तरीके से प्रश्नों की एक जबरदस्त श्रृंखला को हल किया। आशा उम्मीद करता हूं कि आप सबको सारी बातें बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। तो चलिए आप सब इसी तरह श्रृंखला के साथ बने रहिए और उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी निरंतर इसी रूप में जारी रखिएगा। तो आज यहीं तक, मिलते हैं सभी से एक शानदार श्रृंखला के लिए अगली कड़ी में, और आप सब अपनी तैयारी इसी तरह जारी रखें। धन्यवाद, नमस्कारम, वंदे मातरम।